हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू अगेन। आज फिर आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था रिसर्च के बारे में। हमने स्टार्ट किया कि रिसर्च क्या होती है। हमने उसमें समझा रिसर्च के कॉन्सेप्ट को, रिसर्च की कुछ डेफिनेशंस को, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम समझने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल यूजीसी नेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। एंड नॉट ओनली इन नेट जीआरएफ एग्जाम, आपको ये क्वेश्चन तो आपके पीएचडी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इवन आपको इसकी नॉलेज आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम आने वाली है। आज के लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को पक्का कर लेते हैं, जो है नेट जीआरएफ जून 2022 विद AIR। फ्रेंड्स, इन्हीं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करने वाले। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की विशेषताएं क्या है। ये जितनी भी विशेषताएं बनी हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी सारी विशेषताएं तो हम याद कैसे रखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए स्पेशली मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स आज बताने वाली हूँ। इसके साथ आपको नोट करने हैं इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स। मार्क हेयर, आपको नोट करने हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स। अपनी नोटबुक पे इनको साथ साथ नोट करते जाइएगा, सो दैट जैसे ही आप इसके सामने कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आती है आप उसको डायरेक्ट लिंक कर पाएंगे उस कीवर्ड को देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा मतलब बायस फ्री। पहला कीवर्ड जो यहाँ पे आप नोट करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के अंडर, ये आप करेंगे दिस शुड बी बायस फ्री। बायस क्या होती है? बायसनेस होता है कि भेदभाव, पक्षपात वहां पे नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च में। पक्षपात किससे रिलेटेड हो सकता है? रिसर्चर के खुद के ओपिनियन से, खुद के बिलीफ से रिलेटेड हो सकता है। वहां पे अगर रिसर्चर को लगता है कोई भी एक टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है और उसको लगता है नहीं इसका रिजल्ट तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और वो स्टडीज को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाता जाता है, तो ये वहां पे गलत हो जाएगा। उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने जो ओपिनियन, अपना विचार है, उसको एक साइड में रखते हुए जो उसकी स्टडी की पॉपुलेशन है, वो सैंपल है जिसके बेस पे वो स्टडी कर रहा है, उनका जो ओपिनियन है, उनके जो बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिविटी, इट इज बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पक्षपात यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये कैसे आ सकता है? मतलब हाउ कैन वी अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन आवर रिसर्च? ऑब्जेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, आप जो टूल्स टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर लिया, नहीं, जो ऑलरेडी डिफाइंड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं आप उनका यूज़ कर रहे हैं। फिर आप अपने पर्सनल बिलीफ, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेक्टेशंस को रिसर्च से दूर रख रहे हैं। जो फैक्ट के बेस पे आपकी फाइंडिंग है आप उसी को सामने लेके आ रहे हैं, तभी आपकी रिसर्च होगी ऑब्जेक्टिव रिसर्च। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो नेट के एग्जाम में आपको क्या मिलता है? एक क्वेश्चन मिलता है, उसके 4 आंसर मिलते हैं। आपको एक आंसर टिक करना होता है, तो वहां पे क्या है? आपका वो आंसर या तो ठीक होगा या फिर नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, कि वहां पे जो ठीक है बस वही ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा ठीक है, या फिर आपके हिसाब से ये ठीक है और यूजीसी के हिसाब से वो ठीक है, तो उसके बीच में कहीं आपका आंसर स्टैंड कर रहा है। नहीं, आइदर ठीक है या फिर गलत है, 2 ही चीज़ें वहाँ पे। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव बेस्ड। इसी तरह से अगर आप कॉलेज के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे क्या करना है? आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? वहाँ पे आप आपके ओपिनियन के हिसाब से आंसर अटैम्प्ट करते हैं, और फिर जैसा रिजल्ट आता है वो आपके एग्जामिनर के ओपिनियन के हिसाब से आता है। तो जितना उनको सही लगेगा वो आपको रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है वहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो सही या गलत। तो वहाँ पे कोई पक्षपात नहीं होता, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बिलीफ वहाँ पे नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑब्जेक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। देखिए, मैं एक एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, और आपको भी इनको विद कीवर्ड्स नोट करते चलना है। ठीक है।
नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज योर भरोसेमंद। भरोसेमंद कितनी है आपकी रिसर्च पे, कितना भरोसा किया जाता है। सो इससे रिलेटेड एक वर्ड है फ्रेंड्स जो आपको कई बार देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सो इसको आप लिंक कैसे करेंगे? इसको आप लिंक करेंगे आरसी से, ठीक है, आरसी से। रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि जब हम एक सेम पॉपुलेशन पे कोई रिसर्च कर रहे हैं बार बार, तो आपका रिजल्ट हर बार सेम आ रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक रिसर्च की, स्कूल के बच्चों का ही हम कंटिन्यू करते हैं, स्कूल के बच्चों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चों के टीवी देखने का मतलब इफेक्ट उनकी पढ़ाई पे कितना आता है। तो आपने फाइंड किया कि जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं वो पढ़ाई में उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाते हैं। और यही पॉपुलेशन है आपकी पॉपुलेशन, मान लो आपके स्कूल में पिछले एग्जाम्पल की तरह ही 1000 बच्चे हैं। सो आपने कुछ एक 5-6 क्लासेस के 100 बच्चों को लेके ये ऑब्जर्वेशन किया, आपका रिजल्ट आया जो बच्चे ज़्यादा टीवी में टाइम स्पेंड करते हैं उनकी ग्रेड क्लास में कम आती है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च। आप फिर से रिसर्च करते हैं, अब आप क्या करेंगे, दूसरे कोई बच्चों को लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरे बच्चों के साथ करें तो भी आपका रिजल्ट यही आ रहा है। सो अगर आपकी रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है उस सेम रिसर्च का, इसका मतलब आपकी रिसर्च कंसिस्टेंट है। तो इसको कीवर्ड की कैसे याद करेंगे? आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमने इसका एक न्यूमेरिक बना लिया। दूसरा इसको डिनोट किया जाता है वेरीफिएबिलिटी से। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी क्या है आपका? जिसको जांचा जा सकता है, जिसको पुनः प्रमाणित किया जा सकता है। सो अगर आपकी रिसर्च वेरीफिएबल है, जिसको बार बार प्रमाणित किया जा सकता है, बार बार उसको जांचा जा सकता है, तो आपकी रिसर्च होगी यहाँ पे रिलायबल। तो इसको आरसी और सीवी जो आपका होता है करिकुलम विटे, सो इन दो न्यूमेरिक को आप यूज कर सकते हैं रिलायबिलिटी के लिए। यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी दिखेगा मतलब रिलायबिलिटी, जहाँ पे भी आपको वेरीफिएबिलिटी दिखेगा वहाँ पे आपका मतलब है कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी से। तो आई होप आपको रिलायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्स योर वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है आपकी एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, यानी कि रिसर्च में जो आप प्रोसीजर, जो टूल्स, जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट है क्या नहीं, वो सही है क्या नहीं। यानी कि आपकी रिसर्च वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो आप मेजर कर रहे हैं। सो आर योर रिसर्च प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट दैट यू आर इंटेंडिंग टू मेजर। यानी कि अगर आपकी रिजल्ट आपका वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी जिसको आपका पर्पस है, तो आपकी रिसर्च कहलाएगी दिस इज अ वैलिड रिसर्च। ऐसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करती हूँ। आप एक स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे आप स्कूल में बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं। सो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उनको कोई एक क्वेश्चनर देते हैं भरने के लिए, जहाँ पे आपने कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, ठीक है। सो जो आपका टूल है वो मेजर करने का, वो क्या है, वो है एक क्वेश्चनर। उसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और आप स्टडीज का रिजल्ट फाउंड आउट करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चनर है उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वो बच्चों की इंटेलिजेंस मेजर करने की बजाय उनका मोटिवेशन लेवल यहाँ पे मेजर कर रहा है। सो ये क्या है, ये है नॉट वैलिड रिसर्च, दिस इज द इनवैलिड रिसर्च यहाँ पे हम कहेंगे। सो अगर आपके रिसर्च के टूल्स, मेजर करने के टूल्स, प्रोसीजर और जो भी टेक्निक्स हैं वो वही मेजर कर रही हैं जो रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आपकी रिसर्च आएगी वैलिड रिसर्च। वैलिडिटी के रिगार्डिंग दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इसमें आपका फेस, क्राइटेरियन, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंटेंट, बहुत सारी वैलिडिटी आती है, जिसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाली हूँ और वहाँ पे उस टाइम आपको ये वैलिडिटी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आई होप एक बेसिक मीनिंग तो आपको वैलिडिटी का क्लियर हो गया कि दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर। सो दिस इज द कीवर्ड है। नेक्स्ट इज योर एक्यूरेसी। यहाँ पे हम किसकी एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके प्रोसीजर की एक्यूरेसी की, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपकी रिसर्च की। सो रिसर्च आपकी एक्यूरेट कब होगी, जब आपके रिसर्च प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट्स,
टूल्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक लंदन और एक जापान को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। सपोज अगर आप वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इंटेलिजेंस को मेजर करने का, सो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चनर के थ्रू आप उसको एनालाइज करने वाले हो, नहीं। उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जो भी रिसर्च प्रोसीजर टूल होंगे वो रिसर्च प्रॉब्लम को सूट करने चाहिए, यानी कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आप सूटेबल प्रोसीजर टूल्स टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च आएगी एक्यूरेट रिसर्च। सो यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है, आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स टेक्निक शुड बी रिलेटेड। ये आप नोट कर लीजिए प्लीज, दिस शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि वो एक फ्लो में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टूल्स अलग यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक आपकी अलग है, आपने सॉफ्टवेयर कुछ अलग यूज़ कर लिया, नहीं। सारा कुछ एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी आपकी रिसर्च होगी एक एक्यूरेट रिसर्च। नेक्स्ट कम्स योर, सॉरी फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी के अंडर में यहाँ पे 3 R's हैं, उनको एक्सप्लेन करना शायद थोड़ा मिस कर गई हूँ। यहाँ पे रिलायबिलिटी में मैंने एक्सप्लेन किया क्या होती है रिलायबिलिटी। अगर आपकी रिसर्च बार बार वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो आप बोलेंगे कि आपकी रिसर्च रिलायबल है। तो इसके अंडर हमें 3 R's दिए होते हैं। रिलायबिलिटी के हमारे 3 R's हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए। 3 R's कौन से, रिपीटेबिलिटी, रिपब्लिकेबिलिटी और रिप्रोडक्टिविटी। रिपीटेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आप सेम टीम और सेम एक्सपेरिमेंट करते हो, यानी कि जो क्लास के आपने 1000 बच्चों में से पहले 100 बच्चे लिए थे, उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आप उन्हीं बच्चों को लेके सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या रहा है, आप वो अलग टाइम पे कर रहे हो, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट आज किया आपने, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट आप 1 हफ्ते बाद करें, तो आप देखेंगे अगर वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है तो दैट मीन योर रिसर्च हैज़ द रिपीटेबिलिटी फीचर, और ये रिपीटेबिलिटी अगर है उसमें तो ये बन जाएगी आपकी रिलायबल रिसर्च। नेक्स्ट कम्स योर रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी क्या है, रेप्लिका क्या होता है, रेप्लिका होता है आपकी परछाई के जैसे, अगर हम हिंदी में इसको कनेक्ट करें, रेप्लिका यानी कि आपकी एक और मूर्त हम बोल सकते हैं, आपकी जेरोक्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट टीम ले रहे हैं और सेम स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि आपने जो 100 बच्चे लिए थे अब आप उनको नहीं ले रहे, आप 1000 में से जो 900 बच्चे बचे हैं आप उनमें से 100 बच्चे और लेते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, वही टीवी देखने का, उनकी ग्रेड्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिविटी। रिप्रोडक्ट मतलब रिप्रोड्यूस करना, यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफरेंट टीम और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि आपकी टीम भी डिफरेंट होगी और उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो भी अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा। और अगर आपके बार बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स योर रिसर्च इज रिलायबल। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। मेन हमें फोकस करना है रिलायबिलिटी होती क्या, रिलायबिलिटी इज आरसी मतलब रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है वेरीफेबिलिटी, जिसको हमने याद किया है सीवी से, यानी कि कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेरीफेबिलिटी। तो इसमें दो न्यूमेरिक हम याद कर लेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। आपकी जो वैलिडिटी है ये आपकी रिलायबिलिटी से ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये एक लाइन से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा कि विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपको एक सिंपल लाइन में आंसर देना, वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी रिसर्च वैलिड है तो वो रिलायबल ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी होगी। तो वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। जो टूल्स टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर मेजरिंग द सेम थिंग दैट वी आर इंटेंटेड टू मेजर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी है आपकी विश्वसनीयता। मैं इसको यहाँ पे नोट कर देती हूँ, विश्वसनीयता
यानी कि कोई भी रिसर्च पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं वो आपका दिखाएगा क्रेडिबिलिटी को दिखाएगा वो आपकी, कि हमें अपने रिसर्च में बेस्ट डाटा को यूज़ करना है, लेकिन बेस्ट टेक्निक्स के साथ उसको यूज़ करना है। हम अपनी रिसर्च में हम जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं उसका हमें उसकी क्वालिटी पे वो भरोसा करने लायक है कि नहीं, वो होना चाहिए। और अगर हमने किसी की यूज़ की हुई इंफॉर्मेशन, किसी की और की इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया, तो हमें उसका क्रेडिट उस पर्सन को देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च में आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है प्लेगरिज्म का। तो प्लेगरिज्म क्या है कि आप किसी और के डाटा को यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं तो आपकी रिसर्च ऑथेंटिक रिसर्च होगी। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम याद कर सकते हैं क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है कि RBI की साइट से अगर कोई आप डाटा लेते हैं सो आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा होता है, रेदर देन कि आपने किसी भी इंडिविजुअल का प्रोड्यूस किया हुआ डाटा या इन्फॉर्मेशन ली है उसके ऊपर आपको इतना भरोसा नहीं होगा क्योंकि वो फेक भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट साइट से उठाई है या RBI की साइट से उठाई है तो दैट इज डेफिनेटली क्रेडिबल, उसके ऊपर कोई शक ही नहीं है क्योंकि वह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसी तरह से अगर आपकी रिसर्च में आप ऑथेंटिक डाटा यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके सोर्स पे आप भरोसा कर सकते हो, तो आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज योर जेनरेबिलिटी। जेनरेबिलिटी क्या है? जेनरेबिलिटी को हम हिंदी में नोट करते हैं, इसको बोला जाता है सामान्यीकरण। देखिए, आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में होती है ये आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन है। तो आप क्या करते हैं, आप इस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेते हैं और उसका ऊपर रिसर्च करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो सैंपल आपने लिया है दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है तो जो रिजल्ट इस सैंपल से निकले हैं वो रिजल्ट इस पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल होंगे। अगर वो एप्लीकेबल हो रहे हैं दिस मीन्स कि आपकी जो रिसर्च है दैट इज जनरेबल, यानी कि वो सैंपल टू पॉपुलेशन मूव कर सकते हैं वो रिजल्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं फॉल्टी है, आपकी रिसर्च जनरेबल अगर नहीं है तो वो उसको आप ऑथेंटिक रिसर्च नहीं बोल सकते हैं कि आप वहाँ कहीं ना कहीं वो बायस्ड रिसर्च है। सो जनरेबिलिटी क्या है? जनरेबिलिटी है कि आप अपने सैंपल के रिजल्ट को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे। सपोज कोविड-19 की ही हम बात करेंगे। कोविड-19 की जब वैक्सीन बनाई गई तो वैक्सीन बना के क्या होता है, उसको कुछ लोगों पे टेस्ट किया जाता है, कुछ दिनों के लिए उसको टेस्ट करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी फाइंडिंग्स क्या आती हैं। सो सपोज यहाँ पे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कई करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, अराउंड 140 करोड़ पॉपुलेशन, 137 करोड़ पॉपुलेशन हमारी। सो इन सब लोगों के ऊपर तो ये स्टडी नहीं की जा सकती। इसमें से क्या होगा, इसमें से एरिया वाइज कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों पे स्टडी की गई और उससे फाइंड आउट हुआ कि ये वैक्सीन है, ये जो फॉर्मूला, मेडिकल फॉर्मूला है, ये एक सक्सेसफुल है, तो फिर उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया गया। तो यहाँ पे क्या है, दैट रिसर्च इज जनरेबल, यानी कि आप देखेंगे कि वो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए अच्छा काम कर रही है। सो वो केस में क्या है, वहाँ पे आपकी रिसर्च इज जनरेबल। नेक्स्ट इज योर एम्पिरिकल रिसर्च। ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपको अक्सर किसी न किसी यूनिट में, किसी न किसी टॉपिक में देखने को मिल ही जाएगा। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पिरिकल रिसर्च दैट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल मतलब आपकी जो रिसर्च है वो आपकी रिसर्च एम्पिरिकल होनी चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब क्या, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जर्वेबल फैक्ट है उससे हमारी स्टडी रिलेट होनी चाहिए। यानी कि रिसर्च ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेगी जिन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट रियल लाइफ
में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च ऐसे किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो दैट इज योर इम्पीरिकल रिसर्च। इसके हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इम्पीरिकल रिसर्च में हम क्या देखेंगे, अभी जो हुआ है पिछले लास्ट 2 सालों पहले क्या हुआ, बैंक्स का मर्जर हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि 10 बैंकों को मर्ज करके एक 4 बड़े बैंक बना दिए गए। सो अगर हम इसके बारे में कोई स्टडी करना चाहते हैं तो वो होगी आपकी इम्पीरिकल रिसर्च, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ हुई है और इसको आप ऑब्जर्वेबल फैक्ट से, इवन जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आपने इवन बीइंग कस्टमर, बैंक के तो सभी कस्टमर किसी न किसी बैंक से तो आप डेफिनेटली खुद भी रिलेटेड है, तो आपने उस चीज़ को महसूस किया है, उसको फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो अगर उससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो डेफिनेटली होगी आपकी इम्पीरिकल रिसर्च, क्योंकि वो एक रियल लाइफ इवेंट है, वो एक्चुअली वो घटना हुई है। सो उससे रिलेटेड रिसर्च के से हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट और फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सिस्टमेटिक रिसर्च। आपकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक क्या है, मतलब इसका रिसर्च का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर के अंडर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने हेफाजार्ड मैनर में रिसर्च कर ली, नहीं, रिसर्च का एक प्रोसेस होता है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि रिसर्च में सबसे पहले आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप डाटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, फाइंडिंग्स निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे। सो ये है एक आपका फॉर्मल प्रोसीजर। सो जो आपकी कोई भी रिसर्च होगी वो दैट शुड बी द सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करके की जानी चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ आपके लिए, दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऐसा इनफॉर्मल हेफाजार्ड मैनर में कोई भी रिसर्च नहीं होती है। फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल्ड फैक्टर क्या बता रहा है कि देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक चीज़ है, ठीक है, एक इनपुट है, दूसरा उसका आउटपुट है। सो आप देखेंगे कि बच्चों के, हमने पहले वाले एग्जाम्पल को ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप देखोगे कि एज इन स्कूल प्रिंसिपल आप रिसर्च कर रहे हैं कि टीवी देखने का बच्चों की ग्रेड पे क्या इफेक्ट आता है। आपने देखा कि टीवी देखने का बच्चों की ग्रेड पे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनकी ग्रेड कम आ रही है, ये आपकी रिसर्च है। सो जो ग्रेड कम आने का कारण है वो सिर्फ टीवी नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा टीवी नहीं देखता फिर भी उसकी ग्रेड कम आ रही। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस जो आपकी रिसर्च के रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। सो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिसर्च में जैसे रियल लाइफ में भी होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके आउटकम को, जो आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह से रिसर्च में भी ऐसा होता है। और अगर रिसर्च में ऐसा हो रहा है तो रिसर्चर क्या करता है कि उनको जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उनको, कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल में रखता है, सो दैट यहाँ पे वो फैक्टर्स उनके रिसर्च के आउटपुट को अफेक्ट ना कर पाए। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग सपोज डिस्कस करें कि टीचिंग मेथड का बच्चों की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टीचिंग मेथड डिफरेंट लेक्चर बेस्ड मेथड हो सकता है, वहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग का वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको परफॉर्मेंस पे जज करना है कि आपको परफॉर्मेंस पे रिसर्च करना है कि उन पे क्या इफेक्ट आता है। सो आप देखेंगे कि सिर्फ टीचिंग मेथड अकेला नहीं है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। टीचिंग मेथड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चों की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है बच्चा क्लास में नॉन अटेंटिव हो सकता है बच्चे का मूड नहीं हो पढ़ने का, हो सकता है स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल सबका अलग अलग है, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज बच्चा है। सो यहाँ पे एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पे अफेक्ट करें। हो सकता है बच्चा घर से डांट खा के आया, उसका क्लास में बैठ के पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सो दे कैन बी नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो टीचिंग मेथड के अलावा फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट रखने का ट्राई करेंगे। जब आप उनको कांस्टेंट रखते हैं तो आप डायरेक्ट जो टीचिंग मेथड है और परफॉर्मेंस है उसके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब क्या है, साइक्लिकल मतलब है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने इसको फाइंड आउट किया, यहाँ पे आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया एंड फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च बेसिकली स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम।
रिसर्च जब आप कर लेते हैं ना, तो आप कई बार देखेंगे रिसर्च प्रपोजल अगर आपने देखा है तो उसमें लास्ट में लिखा होता है लिमिटेशन ऑफ द स्टडी के बाद आपका आता है स्कोप ऑफ द फर्दर रिसर्च, कि जिस टॉपिक में रिसर्च कर लिए उसमें फर्दर रिसर्च की क्या संभावनाएं हैं। सो रिसर्च इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, रिसर्च चलती रहती, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम बोल दें कि अल्टीमेट रिसर्च खत्म हो गई है, आगे इसमें और रिसर्च नहीं हो सकती। नहीं, रिसर्च में नए नए इश्यूज निकलते रहते हैं और रिसर्च फॉर गोइंग है, हमेशा चलती ही रहती है। सो दिस इज साइक्लिकल इन नेचर, दिस स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड विद अ प्रॉब्लम, एंड्स विद अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये कुछ रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। एक बार फटाफट इसका रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज की जो ये क्लास है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाह रही हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस ना करें। तो सबसे पहले रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? दिस शुड बी द बायस फ्री, यानी कि यहाँ पे पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात कौन कर सकता है यहाँ पे? रिसर्चर का खुद का ऑन बिलीव, ओपिनियन। यहाँ पे कई बार रिसर्चर को लगता है कि मैं कोई भी रिसर्चर है उसको लगता है कि इतने सारे कैंडिडेट से मुझे डाटा कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, मैं अपने हिसाब से ही अपने आप ही फॉर्म भर देता हूँ, क्वेश्चनर वगैरह है तो वो मैं भर देता हूँ। सो वो जो रिजल्ट आएंगे दैट रिसर्च वुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिसर्चर का खुद का ओपिनियन इन्वॉल्व होगा। होना क्या चाहिए, आपके पास जो आपने डाटा कलेक्ट किया है फैक्ट बेस्ड फाइंडिंग वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का आपने याद किया आरसी या सीवी से। आरसी मतलब रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट, की हर बार आपकी स्टडी वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो उन्हें पहली बार में किया था। आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वेरिफिबिलिटी। इसमें हमने डिस्कस किया 3 आर के बारे में, दैट इज रिपीटेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिविटी। ये 3 आर अच्छे से समझ लीजिए क्या होते हैं। रिपीटेबिलिटी क्या है? सेम टीम सेम एक्सपेरिमेंट। रेप्लीकेबल जो हमने बात किया कि अपनी रेप्लिका हम क्रिएट कर देते हैं कि एक और जेरोक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टीम है लेकिन एक्सपेरिमेंट सेम हो रहा है। फिर आपका रिप्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से किसी चीज़ को पैदा करना, तो इसका मतलब है डिफरेंट टीम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा वैलिडिटी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। ये एक टर्म हमें ये एक पॉइंट हमें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है कि वैलिडिटी जो है ये आपकी रिलायबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है? दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, जो आप रिसर्च में व्हाट योर रिसर्च इज मेजरिंग व्हाट यू आर इंटेंडेड टू मेजर। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, मेजरिंग व्हाट यू आर इंटेंडेड टू मेजर। अगर आप वही मेजर कर रहे हैं जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी रिसर्च एक वैलिड रिसर्च है। इसका हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट के इंटेलिजेंट लेवल को चेक करने के लिए, तो उसको भूलिएगा नहीं, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा एक्यूरेसी के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टूल, टेक्निक्स हैं, दैट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। वो सब एक फ्लो में जाने चाहिए, आपके रिसर्च को सूट करने चाहिए। ओनली देन योर रिसर्च कैन बी द एक्यूरेट रिसर्च। फिर हमने बात किया क्रेडिबिलिटी के बारे में। क्रेडिबिलिटी है आपकी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब आपकी रिसर्च के लिए जो आपने इंफॉर्मेशन यूज किए दैट शुड बी द बेस्ट। आपने टूल्स टेक्निक्स बेस्ट यूज किए, आपकी रिसर्च ऑथेंटिक है, भरोसे के लायक है। इसमें हमने एग्जांपल समझा आरबीआई की साइड से डाटा लेने वाला, ये आप याद रखिएगा। फिर हमने देखा जेनरेबिलिटी के बारे में। जेनरेबिलिटी मतलब सैंपल का जो रिजल्ट आया है वो आप पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी रिसर्च जेनरेबल है। यानी कि आपने कोई एक स्मॉल लेवल पे स्टडी की है, उस फाइंडिंग को आप लार्ज लेवल पे अगर अप्लाई कर पा रहे हैं, स्मॉल टू लार्ज अगर आपकी रिसर्च प्रोसेस कर रही है, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ स्मॉल
टू लार्ज, तो आपकी रिसर्च जनरेबल कहलाती है। फिर आपकी रिसर्च के अपने अगली कैरेक्टरिस्टिक पड़ी एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या है? दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट से अगर रिसर्च को रिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज द एम्पिरिकल रिसर्च। तो रिसर्च की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपकी जो जर्नल जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस है उनसे रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, कि हर बंदा उससे कनेक्ट कर पाए कि ये घटना हुई है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इमेजिनरी सब्जेक्ट पे रिसर्च करें, नो, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे कंट्रोल्ड फैक्टर के बारे में। सो कंट्रोल्ड फैक्टर रिसर्च में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को मापना चाह रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके अलावा और जो वेरिएबल्स है जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं उनको कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। सो यहाँ पे कंट्रोल्ड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च। अदरवाइज हो सकता है कि आपकी रिसर्च का जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअली उन फैक्टर्स की वजह से नहीं आया जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बल्कि जो आउटसाइड फैक्टर्स है जिनको आपने स्टडी में कंसिडर नहीं किया उनकी वजह से आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप अपने रिसर्च में कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे उनको रखा जाता है। फिर आपका आएगा साइक्लिकल। रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर, यानी कि रिसर्च इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। रिसर्च हमेशा चलती रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नोट किया, स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है, हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करते हैं, और लास्ट में रिसर्च आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है कि इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च के प्रोसेस को, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने स्क्रीन के थ्रू ही शायद मैं ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि ये जो इतना छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है ना 1 घंटे की क्लास में, पिछली क्लास मिला के और ये क्लास मिला के, इसमें से किस तरह की क्वेश्चन एंट्री पूछ चुका है और किस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, दैट गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से हमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। क्योंकि लेक्चर की शुरुआत में अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ नॉलेज आपके लिए काफ़ी नहीं होगी, आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।